Okay, guys, I need your attention. We are officially blasting off with a new chapter, magnetic fields and electromagnetism. अब ये शुरुआत तो बहुत आसान होगी लेकिन it will become complicated as we move along. So let's begin without wasting much time. सबसे पहली बात है, आपके पास मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एक डिस्कशन हमें करनी होगी कि भाई व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड। ये सवाल बहुत कॉमनली आ सकता है, तो आप इसका जब जवाब लिखोगे तो इसमें मेंशन करके आना, मैग्नेटिक फील्ड इज़ अ रीजन इन स्पेस वेयर द फॉलोइंग एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा रीजन होगा जहां पर एक और मैग्नेट रखा होगा तो उस पर फोर्स लगेगी, एक करंट कैरिंग वायर रखी होगी तो उस पर फोर्स लगेगी, या मूविंग चार्ज होगा तो उस पर एक फोर्स लगेगी। अब एक बात याद रखना, द चार्ज मस्ट बी मूविंग फॉर द फोर्स टू बी एक्सपीरियंस। इफ द चार्ज इज कंप्लीटली स्टेशनरी इन अ मैग्नेटिक फील्ड देयर इज नो फोर्स ऑन दैट। इज दैट क्लियर? ये मैंने आपके लिए लिख दिए थे सारे पॉइंट्स। अब आप प्लीज इसको इज्जत से कॉपी कर लो, साथ साथ यहां पे मैं ये भी लिख लेता हूं। प्लीज कॉपी दिस। अब फ्रॉम ओ लेवल्स कुछ चीजें याद करो। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, ये आपको याद होगा, फेमिलियर होगा। नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगी, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। लाइक पोल्स विल ऑलवेज रिपेल, यानी इसका मतलब है अगर नॉर्थ और नॉर्थ होगा तो वो रिपल्शन होगी, और अगर साउथ और साउथ होगा तो अट्रैक्शन होगी। ये बात भी याद होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये भी आपको अच्छे तरीके से पता है, सही है ना? ओ लेवल्स में याद था ना, नॉर्थ टू साउथ होती है फील्ड लाइंस, ठीक है। अ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड अ करंट कैरिंग वायर, ये भी याद होगा आपको कि अगर मेरे पास एक तार है उसमें से करंट फ्लो कर रहा है तो उसके अराउंड हमारे पास सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये आपके पास एक डायग्राम नजर आ रहा है आपके सामने, ठीक है। और याद करो, द राइट हैंड ग्रिप रूल कैन बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ वायर। अब उसको समझने के लिए जरा इधर देखो, मेरी बात सुनो, मैं इसको समझाने के लिए बता रहा हूं। भाई मेरे पास समझ करो ये वायर है, दिस इज द वायर। इसको याद करो कि ओ लेवल्स में हम करके आए थे कि हम इसको यू ग्रिप करेंगे। थंब शुड पॉइंट टुवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, आपका थंब शुड बी पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और हमारे पास जो मैग्नेट जो फिंगर्स होंगी दे विल कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। याद है? तो आप इसमें देख सकते हो, अगर मैंने इस पे अप्लाई किया, यूं ग्रिप करूंगा तो हमारे पास जो करंट आ रहा है, यू कैन क्लियरली सी दैट। अगर हम लोग टॉप से देखेंगे तो दिस इज काउंटर क्लॉकवाइज। इज दैट क्लियर? ये याद है आपको? ये सारी चीजें आपने ओ लेवल्स में की थी। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? आई एम अज्यूमिंग कि ये चीज पता होनी चाहिए। अच्छा, आप इसको तो फिलहाल अभी कॉपी कर लो। चीज जरा इधर देख लो, वो ये है कि व्हेन ड्राइंग दीज सर्कल्स रिमेंबर दिस थिंग कि हमारे पास ये वाला डिस्टेंस और इन दोनों डिस्टेंसेस में फर्क होना चाहिए। हमें पता है कि जैसे जैसे दूर होती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, इट विल बिकम वीकर एंड वीकर। The distance between the fields tend to increase as you move outward from the wire. Is that clear? सही है? अब आप कॉपी कर लो। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। फिर हमारे पास आता है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड भी आपने ओ लेवल्स में करके आए थे। Basically, solenoid is just a coil of wire wound into a cylinder with current flowing in the wire. Remember this thing, solenoid word तभी एक्टिव होता है जब उसमें से करंट फ्लो करेगा। पहले ये डायग्राम बना लो, फिर मैं बताता हूँ कि इसमें क्या करना है हमें। एक बार फिर से मैं डिस्कस कर लेता हूँ। You will have to use your right hand to predict the direction of the north pole. Your fingers should point in the direction of the current, and your thumb will automatically of your right hand will point towards the north pole. So there you have it. Next step, forces या force on a current carrying wire. Technically this is the magnetic force on a current carrying wire. ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा कि ये बात मैं जब ओ लेवल्स करवा रहा था
तो बहुत बार मैं ये डिस्कस करता था कि भाई एक तार है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर उसमें से करंट पास हो रहा होगा सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसी वायर को उठाकर अगर मैंने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो जाहिर सी बात है इंटरैक्शन होगी किसके बीच में, दोनों फील्ड्स के बीच में। अगर दोनों फील्ड्स के बीच में इंटरैक्शन होगी तो हमारे पास लाजमी एक फोर्स लगेगी वायर पर। इज दैट क्लियर? याद करो ओ लेवल्स में हमने किया था कि भाई सपोज करो दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल, मेरे पास एक वायर है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो इसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर इसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है तो इधर से जो मेरे पास फील्ड आ रही होगी, नॉर्थ टू साउथ जा रही होगी, इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन होगी और इस पर लाजमी एक फोर्स लगती है। याद है कुछ? सही है। तो अब आप एक काम करो, पहले ये वाले पॉइंट्स लिख लो और याद करो कि इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी लगता था। लेट मी गिव यू एन आइडिया ऑफ द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जरा इधर देखो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, सही है। मेरे पास करंट आपकी तरफ जा रहा है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, पहले नॉर्थ टू साउथ एम करूंगा। करंट किस तरफ जा रहा है? आपकी तरफ जा रहा है, तो आपको पता है मिडिल फिंगर इज द शॉक फिंगर व्हिच पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। यूं किया तो आपके पास फोर्स किस तरफ आ रही है? नीचे की तरफ आ रही है। इसका मतलब है वायर पे जो फोर्स लगेगी वो नीचे की तरफ लगेगी। सही है? सही है। याद करो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अंदर आपकी 3 फिंगर्स इस्तेमाल होती थी। फर्स्ट फिंगर इज विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। योर मिडिल फिंगर is the shock finger and it will point in the direction of the current, and your thumb will point in the direction of the direction of the force. Is that clear? अब आप ये वाले पॉइंट सारे कॉपी कर लो। कॉपी दीज पॉइंट्स, पहले इधर तक तो कॉपी कर लो। Let's apply the Fleming's left hand rule onto this question over here. एक एग्जाम्पल है आपके सामने। Let this be an example. अब इसके अंदर सबसे पहला काम ये करोगे, नॉर्थ टू साउथ जो है आपकी फर्स्ट फिंगर जो है, पहली वाली फिंगर को इस तरफ एम कर दो। सही है। मिडिल फिंगर को आपको जो एम करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस डायग्राम डाउनवर्ड करोगे, और आपके पास जो थंब होगा वो अगर आप स्क्रीन पे देख के कर रहे होगे तो थंब आपकी तरफ आ रहा होगा। तो इसका मतलब है कि जो वायर होगी ये ऑटोमेटिकली बाहर निकल रही होगी डायग्राम से। इज दैट क्लियर? इट विल बी कमिंग आउट ऑफ द पेज अगर पेपर में लिखना पड़ेगा तो। समझ गए? लेफ्ट हैंड ही यूज करना है, राइट हैंड यूज नहीं कर सकते इस पे। इज दैट क्लियर? ये ओ लेवल्स में आप करके आए थे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज है, जरा इस चीज को भी सुन लो। दिस इज स्लाइटली मोर एडवांस देन ओ लेवल्स। द आइडिया इज दैट कि हमें पता है कि भाई वायर पे जो फोर्स लगेगी वो आउट ऑफ द पेज लगेगी, लेकिन किसकी वजह से लग रही है? इन दोनों मैग्नेट्स की वजह से लग रही है। अब जरा सुनो, कॉन्सिक्वेंस ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ, जाहिर सी बात है मैग्नेट्स पे भी फोर्स लगेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी मैग्नेट्स पे जो फोर्स लगेगी एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट लगेगी इनटू द पेज, और आपके पास वायर पे किस तरफ लगी? आउट ऑफ द पेज। ठीक है। और ये भी याद कर लो, याद करो कि हमारे पास जो ये फोर्स लगती है, दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ द करंट इटसेल्फ। ठीक है? इज दैट क्लियर? अब आपके पास ये सारे पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, अगर आप चाहो तो इनको कॉपी करना चाहो तो कर लो प्लीज। दिस इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यू शुड नो दैट। मुझे याद है ओ लेवल्स में आई यूज टू कॉल द करंट फिंगर एज द शॉक फिंगर। सही है? इज दैट क्लियर? तो ये आपके पास है, आप इस डायग्राम को देखना चाहते हो तो देख लो। आई एम नॉट आस्किंग यू टू ड्रॉ दिस डायग्राम, बट दिस इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल इन योर A2 पेपर। ठीक है? हो गया? आगे चले? सही है? अच्छा, फिर उसके बाद ये भी कुछ याद करो कि आपको ये भी याद होगा कि डॉट का मतलब होता है
something is coming out of the page and across signifies something going inside the page. अब ये जो something है ये हमारे पास या तो मैग्नेटिक फील्ड होगी या करंट होगा, ये भी आपको ओ लेवल्स में करके आए थे. डॉट रिप्रेजेंट समथिंग कमिंग आउट, अक्रॉस रिप्रेजेंट समथिंग गोइंग इनसाइड द पेपर. इज दैट क्लियर? ठीक है. इन दिस डायग्राम आई वॉन्ट यू टू बी क्वाइट. इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम हमारे पास यहां पर एक पॉजिट्रॉन है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहां पर एक अल्फा पार्टिकल है. they are all three of them are traveling in the same direction, and then they enter into a magnetic field. The magnetic field is pointing into the page. ठीक है, into the page है because crosses signify something that is pointing into the page, right? और मेरे पास यहाँ पर एक ए बी वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है टूवर्ड्स द राइट, यानी ए टू बी, और एक वायर मेरे पास है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है वाई टू एक्स. इज दैट क्लियर? अब मुझे क्या करना है, इन सब में डायरेक्शन ऑफ द फोर्स मुझे प्रेडिक्ट करनी है. अब जरा सुनो, और मुझे इनमें पाथ भी ट्रेस करना है इन तीनों पार्टिकल्स का. सबसे पहली चीज है कि आपके पास, याद करो कि दी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हो या राइट हैंड ग्रिप रूल हो या कोई भी रूल हो, दे आर ऑल डिजाइंड विथ कन्वेंशनल करंट फ्लो. अगर इलेक्ट्रॉन का जिक्र करेंगे तो उसमें मिडिल फिंगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको करनी पड़ेगी. पॉजिट्रॉन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एज इट इज रखोगे, अल्फा है एज इट इज रखोगे एज लॉन्ग एज पॉजिटिव चार्ज है या करंट डायरेक्शन है. अब जरा इधर देखो. सबसे पहला पॉजिट्रॉन की बात कर रहे हैं. पॉजिट्रॉन के लिए फर्स्ट फिंगर इनटू द पेज, सही है. मिडिल फिंगर विल पॉइंट टुवर्ड्स द राइट, सही है. इज दैट क्लियर? क्योंकि हमारे पास जो है पॉजिटिव चार्ज फ्लो है तो करंट के डायरेक्शन भी पॉजिटिव ही होता है. तो थंब किस तरफ एम कर रहा है? ऊपर की तरफ कर रहा है. अब अगर आप इसको ट्रेस करते जाओगे तो आपके पास जो पॉजिट्रॉन होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा. इज दैट क्लियर? अब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली ऑपोजिट जाएगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन पे भी अगर आप सोलो लगाओगे तो इसमें क्या करोगे, पहले फर्स्ट फिंगर इस तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर उस तरफ जा रहा है तो करंट किस तरफ जा रहा होगा? इस तरफ जा रहा होगा. तो मिडिल फिंगर को आपको इस तरफ करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? सही है. दिस इज फॉर दिस पार्ट. इज दैट क्लियर? समझ गए? अब हम लोग बना लेते हैं इधर पार्ट्स. इधर देखो, सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉन का पाथ बना रहा हूं. इधर देखो, पॉजिट्रॉन का पाथ बना रहा हूं. ये वाला यूं करके जाएगा और यूं जाकर फिर ये इधर से स्ट्रेट निकल जाएगा. इज दैट क्लियर? ये भी हो गया. फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन का पाथ है, जाहिर सी बात है वो नीचे की तरफ जाएगा. वो वाला हमारे पास एक मिनट, इट शुड स्टार्ट कर्विंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, और ये हमारे पास यूं करते हुए यूं चला जाएगा. इज दैट क्लियर? फिर जैसे ही फील्ड से बाहर निकलेगा तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा. यहां तक भी पहुंच गए. और अल्फा इज पॉजिटिव तो ये भी ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन एक चीज है, अल्फा इज वेरी हैवी, सही है. और हमारे पास बहुत ज्यादा हैवी है, तो इसका मतलब है कि ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इसमें कर्व आना चाहिए, बहुत माइनर सा इसमें कर्व आना चाहिए. इज दैट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? समझ गए? क्योंकि आप किसके साथ इसका कंपैरिजन कर रहे हो? आप पॉजिट्रॉन के साथ इसका कंपैरिजन कर रहे हो. पॉजिट्रॉन का मास तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है. याद करो एएस लेवल में 1/1840 टाइम्स छोटा मास होता है उसका. तो आपके पास जाहिर सी बात है कि हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल का जो कर्वेचर होगा वो बहुत नेग्लिजिबल होना चाहिए. ये भी समझ में आ गया? उसके बाद हमारे पास आते हैं ए बी वायर पर. इस पे मुझे फोर्सेस प्रेडिक्ट करनी है. तो भाई ए बी वायर में अगर आपने अप्लाई किया, अगर आप अप्लाई करोगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो ए बी पे फोर्स किधर आ रही है, ऊपर या नीचे? बेटे ऊपर आ रही है. क्या हो गया? आप ट्राई करके देख लो. सही है? तो इस पे जो हमारे पास फोर्स आएगी वो ऊपर की तरफ इस पे फोर्स आएगी. इज दैट क्लियर? द फोर्स इज गोइंग टू बी अपवर्ड्स. यहां भी पहुंच गए. इज दैट क्लियर? फिर हमारे पास एक्स वाई पे किस तरफ आएगी? एक्स वाई पे अगर आप ट्राई करोगे तो हमारे पास इस तरफ फोर्स आएगी. इज दैट क्लियर?
बेटे इधर देखो ना, इधर देखो बेटे, कन्वेंशनल करंट ही गिवन है इसके अंदर, ए टू बी गिवन है। सही है। इसमें किस तरफ डायरेक्शन आएगी? इस तरफ। सही है। इज दैट क्लियर? क्लियर है। चले आगे। इसके बाद हमारे पास आता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। नाउ दिस इज वेयर योर A2 स्टडीज हैज एक्चुअली स्टार्टेड। इसको पहले जरा सुन लो, पहले मैं डिस्कशन करना चाहता हूं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम लोग जो है आपके पेपर के अंदर इसको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, या इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है। इट इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ ऑफ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। इज दैट क्लियर? भाई याद करो कि आपके पास जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड थी, तो ग्रेविटेशनल फील्ड्स में क्या था? फोर्स डिवाइडेड बाय मास था, ऐसे ही था। इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक एडिशनल चीज आ रही है, फोर्स डिवाइडेड बाय अ करंट एंड द लेंथ ऑफ द वायर। इसमें दो चीजें आ रही हैं बस। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर और नॉट? तो आपके पास जो है एक और भी चीज है कि जब मैंने ये कोट की है डेफिनेशन, तो इसके अंदर एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैग्नेटिक फोर्स इज अज्यूम्ड टू बी परपेंडिकुलर टू द करंट एंड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इज दैट क्लियर? और फिर हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा B। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इट विल बिकम इक्वल टू द फोर्स ओवर करंट एंड प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड लेंथ। इज दैट क्लियर? बेटे तीनों चीजें हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। सही है ना? ठीक है। क्लियर है? ये आपके पास एक फुल ब्लोन इसका फॉर्मूला बन गया। अब एक और चीज है, इस B को जिसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, इसका जो हमारे पास यूनिट बनता है, जरा सुन लो, कहां गया? इसका जो यूनिट बनता है वो हमारे पास SI यूनिट में, डिराइव यूनिट में, इसको हम लोग टेस्ला कहते हैं जी। टेस्ला या कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गए? ठीक है। और टेस्ला इटसेल्फ इज अ बिग यूनिट। ठीक है, इट्स अ लार्ज यूनिट। नॉर्मली आप मिली टेस्लास या माइक्रो टेस्लास में काम कर रहे होगे, टेस्ला खुद बहुत बड़ा यूनिट है। सही है? कॉपी कर लो ये। अब लिसन गाइस, एक स्टेटमेंट है जो मेरे दिमाग में आया, मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। लिखो जरा। एक चीज जरा सुना। If the current carrying wire and the magnetic field, if the current carrying wire and the magnetic field are perpendicular to each other, maximum force will be experienced on the wire। ठीक है? लिख लिया? फिर लिखो if, next point लिखो, if the current carrying wire is parallel, if the current carrying wire is parallel to the magnetic field, to the external magnetic field, the force experienced
is going to be minimum or zero. The force experience on the wire is going to be zero or minimum. सही है? अब जरा सुनो, फिर एक और लास्ट पॉइंट लिखो. At any other angle, the force experience will be between maximum and minimum. Will be somewhere between maximum and minimum. यानी ऐसा कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास तार है, अगर वो 90 डिग्रीज पे रखी हुई है, फील्ड के साथ मैक्सिमम फोर्स लगेगी, गारंटीड है. अगर मेरे पास यही तार को अगर मैंने थोड़ा सा एंगल पे रखा हुआ है तो ये कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, जीरो. इज दैट क्लियर? मैक्सिमम. दोबारा तो देखो, सपोज करो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड इस साइड से आ रही है, नॉर्थ से आ रही है, साउथ की तरफ जा रही है. वायर को अगर मैंने यूं रखा है, मैक्सिमम फोर्स लग रही होगी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट. तो ठीक है, वो डायरेक्शन बाद में निकालेंगे, लेकिन जरा सुनो, यूं आ रही थी. अब अगर मैंने इसका एंगल कम करना स्टार्ट किया, जैसे जैसे मैं कम करता जा रहा हूं, मेरे पास जो मैग्नेटिक फोर्स जो उस पे आ रही होगी वायर पर, वो भी कम होती जाएगी, 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 कम होती जाएगी और जीरो. या मैं यूं भी अगर स्टार्ट करता हूं, मैक्सिमम कम होती जाएगी, 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 जीरो. ठीक है? इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये है कि जो मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा है, इसके अंदर मैं अभी इसका फुल फॉर्म लिखूंगा. पहले आप इधर आ जाओ. मैंने एक काम किया, रीअरेंजिंग की. रीअरेंजिंग किसकी की? कि भाई हमें पता है कि B इज इक्वल टू F ओवर IL होता है. ये अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था. फिर मैंने इसके अंदर एक काम किया कि भाई F इज इक्वल टू BIL कर दिया. यहां तक भी पहुंच गए. और अगर मैं इसको फुल फॉर्म में लिखता हूं तो फुल फॉर्म के अंदर हमारे पास इंक्लूजन आ जाएगी साइन थीटा की. सही है? अगर परपेंडिकुलर होगा हमारे पास जो है B और इस लेंथ के बीच में 90 डिग्रीज का एंगल होगा, तो साइन 90 किसके बराबर होता है? साइन 90 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है. सही है? अब आप खुद हिसाब लगा लो. समझ गए? इज दैट क्लियर? ये आपके पास जो है, ये आप फुल कॉपी कर लो इसको. राइट दिस डाउन. अब जाहिर सी बात है, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द करंट, जो कि ये रहा. इट इज डिपेंडेंट ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड ऑल्सो ऑन द एंगल ऑफ द कंडक्टर मेक्स विद द फील्ड. Additionally, it is also dependent on the external magnetic field strength. Copy this. एक क्वेश्चन आया हमारे पास, ठीक है. A copper power cable of diameter सेंटीमीटर्स में given है, just be careful. ठीक है. Carries a current of 2000 amperes to a farm. Okay. 2000 amperes जा रहे एक फार्म की तरफ. ठीक है, चोर होगा, जाहिर सी बात है. देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स बिटवीन सक्सेसिव टेलीग्राफ पोल्स. यानी जो हमारे पास ये पोल टू पोल जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 50 मीटर का है. ठीक है, एक केबल जा रही है. योर टारगेट इज टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द सेक्शन ऑफ द केबल बिटवीन टू टेलीग्राफ पोल्स ड्यू टू द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड गिवन है वो ये गिवन है आपके पास 30 माइक्रो टेस्ला. सही है, ये गिवन है. अब हमारा टारगेट क्या है? इस पे फोर्स निकालनी है. तो हम लोग एक काम कर सकते हैं. और एक चीज़ है, यू मे कंसिडर द वायर टू बी एट राइट एंगल्स टू द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. इसका मतलब है कि साइन 90 होगा विच इज़ 1. तो हम लोग इधर एक काम कर सकते हैं, ए पार्ट के अंदर डायरेक्टली मैं ये लगा सकता हूँ F इज इक्वल टू BIL.
ठीक है। और यहाँ मैं लिख भी देता हूँ sin 90, ज़रूरत तो नहीं है पर लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास फोर्स आएगी, B की वैल्यू कितनी है 30 इंटू 10⁻⁻⁻�6 क्योंकि माइक्रो में गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय करंट कितना है 2000 एम्पियर्स 2000 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी आ रही है 50 मीटर्स, ठीक है। तो 50 मीटर्स हमारे पास लेंथ आ रही है, फोर्स निकालो कितनी आ रही है 3 न्यूटन की फोर्स आ रही है, ठीक है। यानी पूरी केबल पर 50 मीटर में जो फोर्स आ रही है ड्यू टू दी अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड दैट इज 3 न्यूटन, ठीक है, समझ गए। अब जरा इधर देखो, फिर मुझे बोलता है सेकंड पार्ट जो है थोड़ा सा स्लाइटली चैलेंजिंग है। अब इसके लिए मैं एक काम कर रहा हूं कि जो मेरे पास सवाल है इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं ताकि जो है सवाल नहीं, जो वर्किंग की है मैं स्पेस बना रहा हूं अपने लिए, ठीक है। इसको इधर करके चेंज स्टाइल करके इसके हम लोग जो है थोड़ा सा छोटा ही कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये भी मैंने कर लिया। अब मैं इसके बी पार्ट पे जा रहा हूँ, ज़रा इधर देखो। नाउ लेट्स फोकस अवर अटेंशन ऑन बी पार्ट, ठीक है। कंपेयर दिस विद द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द केबल, ओके। सबसे पहले तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है ये सेक्शन की जो टोटल लेंथ है वो मेरे पास कितनी है 50 मीटर है, और मेरे पास जो केबल है इस केबल का जो डायामीटर गिवन है, लेंथ मुझे पता है लेंथ है 50 मीटर्स, लेकिन जो इसका केबल का जो डायामीटर है मेरे पास वो आ रहा है 2.5 सेंटीमीटर्स आ रहा है। मैं इसका वॉल्यूम निकाल सकता हूं। अगर मेरे पास वॉल्यूम निकल आएगी, मेरे पास डेंसिटी ऑफ कॉपर भी गिवन है, मैं इसका मास निकाल सकूंगा। तो सबसे पहली बात है कि मैं चल रहा हूं, मेरे पास जो मेन चीज है वो ये होगा ना W इज इक्वल टू mg लगेगा, सही है। बट आई ऑल्सो नो दिस कि W इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय g, कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको करूंगा, डेंसिटी की वैल्यू कितनी आ रही है, बल्कि मैं पहले इसको पूरे का फॉर्मूला बना लूं। वॉल्यूम की जगह पे मैं लिखूंगा सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर एल, यही होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं पाई रेडियस, या मैं इसको लिख सकता हूं पाई डायमीटर ओवर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, एंड दिस इज देन मल्टीप्लाइड बाय जी। कर सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद हमारे पास हो जाएगा वेट इज इक्वल टू 8900 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय डायमीटर्स का कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻², क्योंकि मुझे मीटर्स में जाना है, और डिवाइडेड बाय 2 किया। इसके ऊपर स्क्वायर भी लगेगा। लेंथ कितनी है इसकी है 50 मीटर है, और 50 मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू कितनी है 9.81। जरा इसका वेट तो निकालो कितना आ रहा है, ज्यादा आना चाहिए जी। एक कोई और भी निकाले, वेट निकालो इसका। कोई और भी निकाल ले। तो ये आ रहा है तकरीबन 2100 न्यूटन। यहां तक पहुंच गए, सही है। अब मुझे एक बात बताओ, कंपेयर दिस विद दिस वैल्यू। ये वाला जो वेट है इट इज वेरी मच लार्जर देन दिस फोर्स, इज दैट क्लियर। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास जो ये जो मैग्नेटिक फोर्स आ रही है दैट इज रिलेटिवली इनसिग्निफिकेंट कंपेयर टू द वेट ऑफ द केबल इटसेल्फ। जाहिर बात है 50 मीटर तक लेंथ है यार, बहुत बड़ी लेंथ है, सही है। इज दैट क्लियर। ये आपके पास इसमें कंपैरिजन में आप लिख देना कि भाई जो आपके पास जो वो जो फोर्स है, जो मैग्नेटिक फोर्स ऑन द केबल इज इनसिग्निफिकेंट कंपेयर्ड टू द वेट ऑफ द केबल। इज दैट क्लियर, समझ गए। ये हो गया सवाल। अब इसके बाद हमारे पास मेजर चीज आती है, हाउ टू मेजर मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या न्यूटन होता है। मैंने बोला कि भाई द मैग्नेटिक फोर्स विच इज 3 न्यूटन इज वेरी मच स्मॉलर कंपेयर टू द वेट ऑफ द केबल। ये लिख लो, सही है। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब जरा इधर देखो, हाउ डू यू
डू यू मेजर द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी? अगर मुझे B की वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको ये एक सेटअप लगाना पड़ेगा। इस पूरे सेटअप को हम लोग बोलते हैं करंट बैलेंस, ठीक है? इज दैट क्लियर? वी कॉल इट द करंट बैलेंस। बेसिकली हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, उसके ऊपर मैंने एक मैग्नेट रखा हुआ है, हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट के बीच में आपको इधर एक गैप नजर आ रहा होगा, जिसमें से मेरे पास वो जो तार है, करंट कैरिंग वायर पास होगी। इज दैट क्लियर? और फिर जरा सुनो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सिंस हमारे पास ये अगर ये वायर पास हो रही है, तो ये वायर जो होगी, दिस इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट। इस पे फोर्स लगेगी। अब जरा सपोज करो, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, सपोज करो कि मेरे पास केबल पर, इस तार पर फोर्स ऊपर की तरफ आती है। अगर इस तार पर फोर्स ऊपर की तरफ आती है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, सपोज करो दिस वायर इज केप्ट रिजिड, तो मेरे पास मैग्नेट पे फोर्स किस तरफ आएगी? नीचे की तरफ आएगी। ये रीडिंग क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। समझ गए? ये बात कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब जरा सुनो, अगर फर्ज करो कि मेरे पास वायर पे फोर्स नीचे की तरफ आती है, तो मैग्नेट पे फोर्स किस तरफ आएगी? ऊपर की तरफ आएगी। तो ये रीडिंग क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। यहां तक भी पहुंच गए? इज दैट क्लियर? प्लीज टेल मी, इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? अब हम लोग करेंगे क्या? बेसिकली हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है, B इज इक्वल टू एफ ओवर आई एल। सही है? क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, B इज एक्चुअली इक्वल टू द चेंज इन वेट डिवाइडेड बाय आई एल? भी लिख सकते हैं इसको। बेटे मैंने बोला ये फोर्स लिखा है ना, इसको मैं चेंज कर सकता हूं कि चेंज इन वेट बोल दूं इसको। सही है? इज दैट क्लियर? तो इससे आपके पास ये भी निकल आएगा, B भी निकल आएगा। इज दैट क्लियर? समझ गए? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? तो अब आपके पास ये जो चीजें हैं, ये जरा पॉइंट्स नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दफा कर लेना चाहता हूं, वैसे तो कर लिया था, लेकिन फिर भी स्टिल फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, दिस सेटअप इज कॉल्ड अ करंट बैलेंस, relies on Newton's third law. Magnetic field causes a force on wire, must have a current flow. जाहिर सी बात है, वायर में करंट होगा तभी तो फोर्स लगेगी। The current causes an equal size force on magnet in opposite direction. वायर पे अगर फोर्स लगी तो वही सेम फोर्स मेरे पास मैग्नेट पे भी लगेगी, यही बोल रहा है ये पॉइंट, ठीक है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। Difference in the readings on the balance when switch S is open and closed gives you the measure of the force. फोर्स अगर आ गई तो B निकालना कौन सी मुश्किल बात है? सही है? B कैन बी फाउंड इजीली यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। सही है? लेकिन इसमें मेजर अजम्पशन क्या है? जो हमारे पास जो लेंथ ऑफ द वायर है, इट शुड बी केप्ट परपेंडिकुलर। सही है? सही है? हो गया? आगे चले। A student uses a current balance to measure the magnetic flux density of a horseshoe magnet. He measures the length of the pole pieces. Okay, so apparently this is given as 8.1 centimeter. तो इसका मतलब है कि इस डायग्राम के अंदर ये वाली जो लेंथ आ रही है ये 8.1 सेंटीमीटर है। ठीक है? Is that clear? अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास कुछ कहता है to measure the magnetic flux density of the horseshoe magnet. He measures the length of the pole pieces and then places the magnet on the top and balance, which reads this. पहले रीडिंग ये वाली आ रही थी, दिस इज द इनिशियल रीडिंग। बी केयरफुल, ये ग्राम्स में गिवन है, केजी में नहीं है। सही है? उसके अच्छा इधर देखो, he sets up the current balance as shown in figure this, वो हमने देख लिया, and closes the switch. The ammeter reading is 2.3 amperes. Okay. And the reading on the top end balance falls to this value. Okay, तो हमारे पास ये डिक्रीज हुई वैल्यू। सही है? Your target is to calculate the flux density between the poles of the magnet. So A पार्ट को अगर मैं इधर सॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो भाई B is equal to change in weight divided by IL लिख सकते हैं। सही है? तो मैं इसको निकालने के लिए लगा सकता हूं, इधर वेट निकालने के लिए तो पहले तो मुझे मास डिफरेंस चाहिए होगा। इसको मैं लिख सकता हूं कि भाई
0.452 माइनस 95.347 एंड इसको मुझे डिवाइडेड बाय पूरे को 1000 से भी करना पड़ेगा ताकि ये किलोग्राम्स में जाए, मल्टीप्लाइड बाय 9.81 करेंगे ताकि हमारे पास चेंज इन वेट निकल आए, एंड देन डिवाइडेड बाय हमारे पास करंट कितना है, करंट है 2.3 एम्पियर्स, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कितनी है 8.1 इंटू 10⁻⁻², क्योंकि सेंटीमीटर्स टू मीटर्स में जाना लाजमी है। बी की वैल्यू जरा निकालो, बहुत केयरफुली करोगे क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कैलकुलेशन। 5.53 इंटू 10⁻⁻³ टेस्लास, सही है। या मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि 5.5 मिली टेस्लास, ठीक है। इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि 5.5 मिली टेस्लास, यहां तक भी पहुंच गए, सही है। अच्छा, अब इसके बाद असली सवाल तो इसके बाद शुरू हुआ है। मुझे बोलता है बी पार्ट में कहता है डिस्कस द इफेक्ट ऑन द रिजल्ट if the magnetic pole pieces are not exactly parallel to the wire। मैं बताऊं, जरा सुनो, शुरू में जरा इधर सुनो। बी पार्ट अगर आपने पढ़ लिया हो तो बी पार्ट में हमारे पास पहले सिचुएशन क्या थी कि भाई पोल पीसेस अगर इस तरीके से थे तो मेरे पास बीच में से यूं वायर जा रही थी, अग्रीड, यहां तक बात क्लियर है, यूं जा रही थी। हमारे पास जो है टेक्निकली यहां पर ये बिल्कुल परपेंडिकुलर थी मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ। हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो यूं जा रही होगी, ऐसी जा रही होगी, अग्रीड, सही है ना। अब जरा सुनो, सपोज करो कि मैंने एक काम किया कि इसको मैंने हटाया थोड़ा सा, या तो मैं इसको रोटेट कर दूं या मैं वायर को थोड़ा सा रोटेट कर दूं। अगर मैंने वायर को इधर रोटेट किया, ऐसे कर दिया, तो एक चीज नोटिस करना, नो डाउट अबाउट दैट हमारे पास साइन थीटा विल डिक्रीज होगा, साइन थीटा विल डिक्रीज। लेकिन एक और भी चीज हो रही है, तार तो पीछे से भी आ रही थी ना हमारे पास, तार का पीस तो अभी बहुत बड़ा है हमारे पास, तो इसके अंदर मुझे एक बात बताओ, मेरे पास एक लेंथ ये है और एक लेंथ ये है, इन दोनों में से बड़ी लेंथ कौन सी होगी? राइट वाली बड़ी होगी, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं इधर लिख सकता हूं साइन थीटा विल डिक्रीज, लेंथ इन फील्ड इंक्रीजेस, ऐसा ही है कि नहीं है? तो मुझे एक बात बताओ, इसने मुझे सवाल क्या पूछा है, discuss the effect on the result if the magnetic pole pieces are not exactly parallel to the wire। अगर if they are not parallel to the wire तो भाई मेरे पास हो जाएगा B is equal to F over IL, या मैं इसके साथ लिख सकता हूं कि F is equal to BIL sin theta, या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, वापस से इधर भी लिख सकता हूं कि मेरे पास टेक्निकली यहां पे साइन थीटा लगा दूं, सही है। अब देखो जरा हो क्या रहा है, साइन थीटा नीचे जा रहा है लेकिन मेरे पास लेंथ बढ़ रही है, तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इफेक्ट आएगा। कैन यू सी दैट? सही है, क्योंकि मेरे पास अगर साइन थीटा कम हो रहा है तो लेंथ तो बढ़ रही है, सही है। सो हमारे पास नेग्लिजिबल चेंज इन रिजल्ट, सही है। इज दैट क्लियर? प्लीज टेल मी, ये बात समझ में आई या नहीं आई? बेटे आपके पास इस डायग्राम में देखो ना, अगर थोड़ा सा टेढ़ा किया तो ज्यादा तार इसके अंदर आ गई। बेटे किसको समझ में नहीं आया? बहुत मुश्किल सवाल था, मैं मानता हूं मुश्किल था, बहुत सोचना पड़ा इसमें। बेटे कम हो रही है ना, पहले 90 पे था, अब कम हो रही है। पहले जब यूं होगा मेरे प्यारे बच्चे, जब यूं था तो 90 था, अच्छा सही है, ठीक है। इज दैट क्लियर? लेकिन लेंथ बढ़ रही है, यानी ये दोनों इफेक्ट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं।
तो इसका मतलब है ऑलमोस्ट नो चेंज। समझ गए? लास्ट क्वेश्चन इसका, डिस्कस वन अदर फैक्टर। बेटे गाइस, पढ़ना है तो पढ़ लो। डिस्कस वन अदर फैक्टर दैट में लिमिट द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट। अब एक फैक्टर है जो इसके लिए आपको थोड़ा सा बैक ट्रैक जाना पड़ेगा। इस डायग्राम को देख रहे हो आप? इस डायग्राम को देख रहे हो? अगर आप इस डायग्राम को देखो तो मैग्नेट्स इधर तक तो हमारे पास नो डाउट हमारे पास फील्ड लाइंस कांस्टेंट है, फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट है। अग्रीड? यार क्या हो गया? इधर तक हमारे पास फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट है, बट यू कैन क्लियरली सी दैट के एजेस पर, इसको हम लोग कहते हैं फ्रिंजिंग। ये हमारे पास यहां पे फ्रिंजिंग इफेक्ट आ रहा है, ये फ्रिंजिंग हो रही है एट द एजेस। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल्दो मेरे पास हमने लेंथ कितनी ली थी, 8.1 सेंटीमीटर ली थी ना, कि हमने कहा था कि इधर तक सिर्फ वायर आ रही है, लेकिन लिटरली अगर देखा जाए तो हमारे पास ये जो कर्वेचर की वजह से वायर ज्यादा इंक्लूड नहीं हो रही है। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? तो हमारे पास टेक्निकली मोर लेंथ इज बीइंग कवर्ड बिकॉज ऑफ द फ्रिंजिंग इफेक्ट एट द एजेस। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब है कि वैल्यू थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि हमने तो आइडियल केस किया था, हमने बोला कि भाई एजेस पे कोई कर्वेचर नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? प्लीज टेल मी, डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस या नो? हो गया? ओह माय गॉड। अब इसके बाद हमारे पास है फोर्सेस ऑन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ये भी जरा याद करो, ओ लेवल से याद करो कि भाई दो तारे हैं, दोनों पैरेलल हैं। इफ दे आर कैरिंग करंट इन द एग्जैक्ट सेम डायरेक्शन, तो उनके बीच में क्या होती थी? अट्रैक्शन। और अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपल्जन होती थी। ये भी कॉपी कर लो पहले। अब मेरी बात सुनो, मैं प्रूफ देना चाह रहा हूं आपको। अगर जरा इधर सुनो, सपोज करो कि मैं अपनी आंखों की पोजीशंस जो हैं इस तरफ कर लेता हूं, इसके ऊपर से देख रहा हूं। अगर मैं ऊपर से देख रहा हूं तो टेक्निकली मुझे दो डॉट्स नजर आएंगे। जरा इधर देखो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आई एम गोइंग टू बी ड्राइंग अ डायग्राम एंड आई विल एक्सप्लेन इट। जरा इधर देखो, लेट दिस बी अ डॉट एंड लेट दिस बी अनदर डॉट। ये दोनों वायर्स हैं जिसको हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, सही है? अब हमें पता है कि इन दोनों की जो फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड, वो सर्कुलर इन नेचर होगी। इसका मतलब है कि एक सर्कल अगर मैंने इधर बनाया तो मुझे पता है कि इसकी फील्ड जो होगी वो टेक्निकली यूं जा रही होगी, यूं जा रही होगी। फिर मुझे एक और कॉन्सेंट्रिक सर्कल मैंने इसके अराउंड बना दिया। इधर देखो, लिसन, यहां तक भी पहुंच गए। फिर उसके बाद एक मैं बहुत ही बड़ा इधर सर्कल बना रहा हूं, और एक सर्कल मैंने ऐसा बनाया कि इसमें से भी क्रॉस होके चला जाए। एक मिनट, दोबारा बनाते हैं। इस वाले डॉट में से भी क्रॉस होके चला जाए। इज दैट क्लियर? अच्छा, मैं इसको बड़ा कर देता हूं, सही है? ये हो गया। इज दिस क्लियर? अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इफेक्ट देखो, लेट दिस बी वायर एक्स एंड लेट दिस बी वायर वाई, सही है? सबसे पहले मुझे पता है कि जो इसमें फील्ड डायरेक्शन आएगी यूजिंग द राइट हैंड ग्रिप रूल, वो इस तरीके से आएगी। आएगी या नहीं आएगी? अब जरा सुनो, मेरे पास यहां पे डॉट सिग्निफाई कर रहा है कि करंट जो है वो बाहर की तरफ निकल रहा है स्क्रीन से। जरा इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तो लगाओ, जरा इस पॉइंट पे लगाओ, वाई पे लगाओ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो वो होगा, जरा इधर देखो, फील्ड ऊपर की तरफ है, करंट आप लोगों की तरफ है। ऐसे करेंगे तो मेरे पास थंब किस तरफ जा रहा है? इस तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास, जरा सुनो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, द फोर्स ऑन दिस वायर ड्यू टू एक्स शुड बी दिस वे। हो गया? यहां तक पहुंच गए? अब जरा खुद सोचो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, इसने फोर्स इस पर ये वाली लगाई, तो ये वाली जो होगा एग्जैक्टली सेम फोर्स इस पर इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो क्या दिखा रही है? अट्रैक्शन।
यानी वायर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन विल अट्रैक्ट ईच अदर. इज दैट क्लियर? दिस एक्सप्लेनेशन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर योर P4 पेपर. क्लियर है? डिसमिस्ड.